अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेल स्ट्रक्चर के मुतल्लिक बाकायदा से सेल स्ट्रक्चर के मुतल्लिक आगाज करने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले जो दोस्त नए आए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो सेल के कंपोनेंट्स में, सेल के पार्ट्स में से सेल वॉल के मुतालिक है, वॉल के मुतालिक है सेल की। अब इस सेल वॉल को कब दरियाफ्त किया गया, किसने नाम दिया, क्या नाम दिया? 1665 में 1665 में पहली दफा रॉबर्ट हुक ने वॉल की टर्मिनोलॉजी को मुतारफ करवाया। कब? 1665 में पहली दफा रॉबर्ट हुक ने वॉल की टर्म को मुतारफ करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद क्या हुआ? 1804 में कार्ल रुडोल्फ एंड J.F. लिंक ने ये बात प्रूव कर दी कि सेल जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट वॉल रखते हैं। सेल्स जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट वॉल रखते हैं। ये कब प्रूव किया गया? 1804 में। किसने? कार्ल रुडोल्फ ने एंड J.H.F. लिंक ने। अब इसके बाद 1901 की बात कर रहा हूं। इसमें स्ट्रैसबर्गर ने क्या किया? इसने बताया कि सेल वॉल के अंदर जो वॉल जिसने सेल्स को घेरा हुआ है उसमें छोटे छोटे टनल नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। वो टनल नुमा स्ट्रक्चर्स जो कि मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में जाने में हेल्प आउट करते हैं, और उनको उसने नाम क्या दिया? पहली दफा टर्मिनोलॉजी जो मुतारफ कराई और क्या नाम दिया वो था प्लाज्मोडेस्माटा। क्या था जी? प्लाज्मोडेस्माटा। उसने पहली दफा इसको मुतारफ करवाया, इस टर्म को, उन टनल्स को नाम दिया। 1901 में स्ट्रैसबर्गर ने क्या दिया कि भाई ये वो टनल्स हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को फराहमी में मदद करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि अर्नेस्ट मंच ने, इसके बाद अर्नेस्ट मंच ने क्या किया? इसने कहा कि भाई ये जो सेल वॉल में या सेल में उसकी जो लिविंग मटेरियल है, उसका जो नॉन लिविंग मटेरियल है, डेड मटेरियल है, उसको उसने लिविंग मटेरियल को एपोप्लास्ट से सेपरेट किया, उसकी सेपरेशन की, और उसके बाद डेड मटेरियल को सिम्प्लास्ट से जो है वो उसने अलग किया। लेकिन फिर 19वीं सेंचुरी में लेटर ऑन मुख्तलिफ ऑथर्स ने बाकायदा इसका जो है वो नाम सेल वॉल जो है वो मुतारफ करवाया। अब ये सेल वॉल जो है प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और बैक्टीरिया सेल जो प्रोकैरियोट है उसके बाहर भी पाई जाती है। फंजाई में भी ये पाई जाती है और कुछ एल्गीज में भी ये पाई जाती है। अब ये सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक में, जैसे फंजाई की मैं बात कर रहा हूं, प्लांट की बात कर रहा हूं, ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सेल को शेप फराहम करती है, जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करती है। और ये सेल वॉल पोरस भी होती है, और ये सेल वॉल जो है समटाइम जो है प्लांट के जो ओल्ड टिश्यूज हैं जिन्हें बार्क वगैरह कहा जाता है,
उनमें ये उसको प्लांट के ओल्ड टिश्यूज में ये पाई जाती है, और उन जैसे बार की बात कर रहे हैं उनमें ये क्या करती है, सपोर्ट फ्राहम करती है बहुत ज्यादा, और उसका एक बार बनाती है जो उसको एक्सटर्नली सपोर्ट करती है। मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज में ये कहा जाता है कि उस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे ये उसका एक एक्सोस्केलेटन बना रही है। तो ये सेल का बाहर वाली वॉल है सेल की, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है, कुछ एल्गी में भी पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, क्योंकि एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना कि सेल वॉल। अब सेल वॉल जो पाई जा रही है, ये मैंने बात की है कि प्लांट में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ये कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है, और वो स्ट्रक्चर किस किस किन किन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, किन किन पार्ट्स से वो बना हुआ है, हम जो है उनके मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैंने एक सेल की शेप बनाई है, आए जरा देखिए इसकी तरफ। तो ये एक सेल मैंने बनाया है, ये दरमियान में ये इसके गिर्द दूसरे सेल्स पड़े हुए हैं, जिनको मैंने इनकम्प्लीट यहाँ पे डायग्राम की शो की है। तो ये जो दरमियान में डायग्राम मैंने शो की है, ये एक सेल की शेप है, और इस सेल में मैंने ये प्लांट का सेल बनाया। जैसे दरमियान में ये वैक्यूल पड़ा हुआ है, साइड में न्यूक्लियस वगैरह है, ये एक प्लांट का सेल है, और इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है प्लांट के सेल की, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। इससे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल का मैंने बनाया है। अब ये जो सेल वॉल है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन सा? पहला हिस्सा ये जो बाहर वाली कवरिंग है, जिसे ये ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद ये इंटरनल चौड़ा हिस्सा, जिसमें ये डॉटेड कंडीशन में मैंने जाहिर किया है, ये बहुत ज्यादा चौड़ा हिस्सा, इसे सेकेंडरी सेल वॉल से मैंने शो किया है। और दो सेल्स के दरमियान मैंने ये जो ब्लू मार्कर से शो किया है, दो सेल्स की वॉल्स के दरमियान, दो सेल्स की प्राइमरी वॉल के दरमियान वो जो एक मटेरियल, स्टिकी मटेरियल पाया गया है, जो मिडल लैमेला के तौर पे जाना जाता है। मैंने 3 स्ट्रक्चर बताए, 3 पार्ट्स इसके बताए, कौन कौन से? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला। अब मैं बताने जा रहा हूं इन सेल वॉल्स की, इनके जो स्ट्रक्चर है, उनके इंग्रेडिएंट्स के मतलब बात करने जा रहा हूं। अब प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल वो वॉल है जो प्राइमरीली सेल डिवीजन के वक्त ये बनती है, जो प्राइमरीली सेल डिवीजन के वक्त बनती है। मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि न्यूली फॉर्मिंग टिश्यूज में बनती है, न्यूली फॉर्मिंग सेल्स में बनती है, न्यूली फॉर्मिंग सेल्स में बनती है। और ये कंप्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं रखती होती, ये फ्लेक्सिबल किस्म का स्ट्रक्चर रखती है, ये हार्ड स्ट्रक्चर, रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर नहीं रखती, और ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें लचक होती है, नरम होती है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेल में बनती है, प्लांट सेल में बनती है, और ये क्या है, बाकी सेल बैक्टीरिया, फंजाई इनमें बनती है, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर के मतलब बात कर रहे हैं। तो ये प्राइमरीली उनमें बनती है जो कि सेल्स डिवाइड होते हैं, न्यूली फॉर्म होते हैं, सेल डिवीजन के वक्त ये बनती है। और इसमें जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स हैं उनमें ये बनती है। अब इसमें जो मटेरियल पाया जाता है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसको बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें सेलुलोज पाए जाते हैं, और सेलुलोज आप जानते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, एक लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो एक लंबी चेन में मुश्तमिल है, बहुत ज्यादा सेक्रांस पर मुश्तमिल है, बहुत ज्यादा जो है वो मोनोसेकेराइड के मिलने से ये बनता है पॉलीसेकेराइड सेलुलोज जो है। और ये अब ये इसकी मायोफिब्रस, सेलुलोज की मायोफिब्रस मतलब ये कि सेलुलोज जो मौजूद है इसमें वो लंबी एक धागानुमा स्ट्रक्चर की शक्ल में मौजूद है। और इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरी इंग्रेडिएंट इसका है वो हेमीसेलुलोज है। दूसरा क्या है इसका?
हेमिसेलुलोज, और तीसरी चीज है इसमें पैक्टिन। अब इसमें जो सेलुलोज की जो स्ट्रक्चर मौजूद है, सेलुलोज मौजूद है और हेमिसेलुलोज मौजूद है, इनकी जो मायोफिब्रल्स हैं ये किस तरह मौजूद हैं? ये फिब्रल्स एक दूसरे के ऊपर यूं, इधर मेरी तरफ देखें, यूं इस शक्ल में मौजूद हैं, क्रिस क्रॉस वे में, क्रिस क्रॉस वे में, मतलब एक दूसरे के साथ ये 90 का एंगल बना रहे हैं। ये इस जगह पे आप दोनों हाथों के दरमियान देखें कि ये 90 का एंगल बना रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ये इस तरह क्रिस क्रॉस वे में पड़ी हुई हैं। अब इन क्रिस क्रॉस वे में जो दरमियान में खाली जगह इसकी बच जाती हैं, जो दरमियान में स्पेसेस बच जाती हैं, उनको जो फिल अप करती है वो पैक्टिन करती है। उनको क्या करती हैं? पैक्टिन जो है वो फिल अप करती हैं, पैक्टिन खाली जगह में भर जाती हैं और ये एक रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जो कि सेलुलोज और हेमिसेलुलोज के क्रिस क्रॉस मैनर्स में और दरमियान में जो है पैक्टिन जो है वो मौजूद होती है। पैक्टिन क्या होती है, पैक्टिन क्या है मैं अभी बाद में बताता हूं। अब इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है किसका? सेकेंडरी सेल वॉल का। अब सेकेंडरी सेल वॉल में मैंने कहा है कि ये प्राइमरी सेल वॉल के इंटरनल साइड में बनती है। जो ट्रूली सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल है, जिसे ट्रू सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। इसके इंटरनल साइड पे मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके दरमियान और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये बनती है, बाद में बनती है प्राइमरी सेल वॉल, पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। उस वक्त बनती है जब सेल मैच्योर हो चुका होता है, अपनी मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ जो है वो अटेन कर चुका होता है, उस वक्त ये बनती है कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। और इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, ये ज्यादा चौड़ी है और ये ज्यादा हिस्से पे मौजूद है कौन? सेकेंडरी सेल वॉल की बात है। अब मैंने ये कहा कि न्यूली ग्रोइंग सेल्स में, न्यूली डिवाइडेड सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल बनती है, लेकिन जब सेल मैच्योर होता है, जब सेल मैच्योर होता है, मैक्सिमम साइज गेन करता है, तो उस वक्त इसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो पता चल गया कि अगर हम ये बात जहन में देखें, दोनों में डिफरेंस करने जाएं, तो जो प्राइमरी ग्रोथ होने जा रही है, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर या सेल्स के अंदर, तो उनकी जो प्राइमरी ग्रोथ में कौन इन्वॉल्व बनती है? प्राइमरी सेल वॉल बनती है, जबकि उनकी सेकेंडरी जो है वो ग्रोथ में सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ इज द नेम ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स। जब वो सेल्स बन रहे होते हैं, सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, न्यूली फॉर्म हो रहे होते हैं, उस वक्त उन्हें प्राइमरी ग्रोथ के, उस वक्त जो ग्रोथ हो रही होती है प्राइमरी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। और जब वो सेल्स अपना जो है वो साइज अटेन करते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं, मैच्योर होते हैं, उस वक्त जो है वो ज्यादा साइज जो है वो अपना विड्थ वाइज बढ़ाते हैं, तो उस वक्त उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। अब ये सेल वॉल बनती है जो है वो न्यूली फॉर्मिंग सेल्स में बिल्कुल नहीं बनती, सेल डिवीजन के वक्त सेल्स में बिल्कुल नहीं बनती। और इसमें ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल की इंटरनल साइड पर मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद है। दूसरी चीज है कि ये, अब मैंने ये कहा कि ये अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए सेकेंडरी सेल वॉल का और प्राइमरी सेल वॉल का, तो प्राइमरी सेल वॉल थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, उसमें थोड़ा सॉफ्ट होती है, और जिसे जो रियल में या ओरिजिनल सेल वॉल के नाम से जाना जाता है वो प्राइमरी सेल वॉल है। अब दूसरी चीज है सेकेंडरी सेल वॉल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है और थिक स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? थिक स्ट्रक्चर है और रिजिड स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। अब क्या है कि इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें सेलुलोज मौजूद है, इसमें हेमिसेलुलोज मौजूद है, इसमें लिग्निन मौजूद है, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद है। क्या क्या मौजूद है? इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है सेकेंडरी सेल वॉल के? सेलुलोज मौजूद है, हेमिसेलुलोज मौजूद है, लिग्निन मौजूद है, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद है। अब लिग्निन और इनऑर्गेनिक साल्ट्स की मौजूदगी में ये एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये जो हेमिसेलुलोज और सेलुलोज मौजूद है, इसमें अगर लिग्निन को डाल दिया जाए, लिग्निन मौजूद हो, तो ये सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना देती है, उसको रिजिड स्ट्रक्चर बना देती है और बड़ा मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर बना देती है। किसका? सेकेंडरी सेल वॉल का।
ठीक है। अब लिग्निन क्या है, जो है लिग्निन एक्चुअली ये है, इसे लिंक्ड फिनोलिक पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। ये एक अल्कोहलिक पॉलीमर है। ज्यादा सारे अल्कोहलिक स्ट्रक्चर, फिनोलिक स्ट्रक्चर जो हैं वो मिलते हैं। फिनोल आप जानते हैं, फिनोल क्या है, फिनोलिक स्ट्रक्चर बनते हैं तो ये ज्यादा सारे मिलते हैं, उन स्ट्रक्चर ज्यादा मिलते हैं तो ये एक लिग्निन बनती है। और लिग्निन जो है वो सीमेंटेड लाइक स्ट्रक्चर का किरदार अदा करती है। ये उसको रिजिड बनाती है, उसके स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाती है, उसके स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाती है सेकेंडरी सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। इसका फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला क्या है, वो C31H34O11। क्या क्या है इसमें, C31H34O11 और बाहर इसके ब्रैकेट के M लिखा हुआ है कि ये इसी तादाद में नंबर जो है वो इसके इसी रेशो में आगे बढ़ेंगे, इसी रेशो के हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे और फिर ये जितना बड़ा पॉलीमर हो वो हो सकता है। लेकिन इसमें नंबर जो कार्बन की तादाद है, हाइड्रोजन की तादाद है, ऑक्सीजन की तादाद है, वो इसी रेशियो से जो है वो आगे बढ़ेगी। किसकी मैं बात कर रहा था, लिग्निन की। तो मैंने लिग्निन की बात की है कि मैंने कहा ये लिग्निन जो है वो एक सीमेंटेड लाइक मटेरियल के तौर पे काम करती है, उसको सेल वॉल को रिजिड बनाती है, थिक बनाती है। अब इसके साथ दूसरी चीज मौजूद थी, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। इनऑर्गेनिक साल्ट जो है वो लिग्निन का साथ देते हैं और ये साल्ट्स जो है लिग्निन का साथ देके उसे और ज्यादा मजबूती फराहम करने में मदद देते हैं। कौन, इनऑर्गेनिक साल्ट। अब मैंने प्राइमरी सेल वॉल भी पढ़ाई, सेकेंडरी सेल वॉल भी पढ़ाई। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया कि प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल है, वो सॉफ्ट है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मजबूत है, रिजिड है, ठीक है। दूसरी तरह प्राइमरी सेल वॉल मैंने कहा थिन है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है न्यूली फॉर्मिंग सेल्स में बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मैच्योर सेल्स में बनती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ट्रू सेल वॉल कहलाती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है बाद में बनने वाली सेल वॉल कहलाती है। कम से कम चार पांच डिफरेंस मैंने इनके मुतालिक बता दी। अब तीसरा पार्ट इसका सेल वॉल का वो क्या है, मिडल लैमिला है। मिडल लैमिला क्या है, मिडल लैमिला मौजूद है एक सेल और दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान। मतलब कि ये अगर एक सेल की बाउंड्री मौजूद है, ये मैंने सेल की बाउंड्री बताई है, आउटर सेल वॉल है, उसकी आउटर वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, तो यहाँ पे ये दूसरा वॉल, ये जो लाइनिंग है ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल की दिखा रहा हूँ, ये शुरू हो रहा है। इस सेल की प्राइमरी वॉल और इस सेल की प्राइमरी वॉल के दरमियान मैंने ये ब्लू कलर से शो किया है मार्कर से। ये जो मटेरियल मौजूद है ये क्या कहलाता है, ये मिडल लैमिला कहलाता है। ये दोनों सेल्स की प्राइमरी वॉल के दरमियान मौजूद है, उनके दरमियान बनता है। और ये अब देखो दोनों सेल्स की वॉल के दरमियान मौजूद है, तो अल्टीमेटली यहां पे इसका काम दोनों सेल्स की वॉल्स को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना। जैसे हम दो चीजें लेते हैं और दो चीजों को दरमियान में गम लगा के दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह का काम कर रही है मिडल लैमिला यहाँ पे, कि दोनों सेल्स की जो सेल वॉल हैं उनको, दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए ये मिडल लैमिला काम कर रही है। और ये मिडल लैमिला जो है ये स्टिकी लाइक और जेल लाइक स्ट्रक्चर मुझे है कहलाता है। ये स्टिकी और जेल लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। कौन, मिडल लैमिला। मिडल लैमिला जो है वो स्टिकी और जेल लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ने में मदद करता है। अब इसने दो सेल्स को आपस में जोड़ने में मदद किया, किसने, मिडल लैमिला ने। स्टिकी और जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसका स्टिकी और जेल लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि मिडल लैमिला में मैग्नीशियम के और कैल्शियम के इसके साल्ट्स मौजूद हैं। मैग्नीशियम के और कैल्शियम के साल्ट्स मौजूद हैं, जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट्स की मौजूदगी की वजह से जो मिडल लैमिला है वो मोर स्टिकी एंड जेल लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसके अलावा इसमें भी मौजूद है कौन, पैक्टिन और पैक्टिक एसिड। ये पैक्टिन और पैक्टिक एसिड प्राइमरी सेल वॉल में भी मौजूद है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में पैक्टिन और पैक्टिक एसिड जो है वो पैक्टिन ज्यादा मौजूद है, और पैक्टिन की मौजूदगी की वजह से जो है वो सेल जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है,
सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन यहाँ पे पैक्टन ज्यादा प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है, यहाँ पे मिडल लैमेला में ये दोनों मौजूद हैं। पैक्टन और पैक्टिक एसिड है क्या? पैक्टन जो है ये भी पॉलीमर है, पैक्टिक एसिड जो है ये भी पॉलीमर है। जो पैक्टिक एसिड है वो जो है वो 100 ग्लूटामिक एसिड की जो है वो पॉलीमर पर मुश्तमिल है। 100 ग्लूटामिक एसिड हूं तो एक जो है वो पैक्टिक एसिड बनता है। 100 की तादाद में पॉलीमर स्ट्रक्चर बने, 100 ग्लूटामिक एसिड शामिल हूं और मिलके जो एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो पॉलीमर क्या कहलाएगा? पैक्टिक एसिड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पैक्टिक एसिड। मैं बात कर रहा हूं पैक्टिक एसिड की। मैंने कहा कि पैक्टिक एसिड जो है जब 100 ग्लूटामिक एसिड जो है वो मिलके एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है वो एक पैक्टिक एसिड कहलाएगा। और ये मैग्नीशियम और साल्ट्स के साथ मिलकर जो है वो क्या बनाता है? एक जो है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि मिडल लैमेला का सबसे ज्यादा हिस्सा है। जो मिडल लैमेला का सबसे ज्यादा हिस्सा है कौन बनाता है? पैक्टिक एसिड। और आपको पता है कि मिडल लैमेला की जो पहचान है, जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसका, और स्टिकी स्ट्रक्चर जो है वही उसकी पहचान करवाता है, जो कि दो सेल को जुड़ने में मदद देता है। और वो ज्यादा बनने में इन्वॉल्व है किसकी वजह से? मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम के साल्ट्स की वजह से। और उनको हेल्प आउट करता है कौन? पैक्टिक एसिड, जो कि 100 ग्लूटामिक एसिड के पॉलीमर पर मुश्तमिल है, जो कि मिडल लैमेला बनाता है। अब दूसरी तरफ है तो अब ये पैक्टिक एसिड क्या है कि ये पानी में सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है, ये ज्यादा हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग, मतलब ये वाटर लविंग है, वाटर की तरफ इनकी एफिनिटी ज्यादा है, जो वाटर की तरफ जो है वो अपनी अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रखते हैं और डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। दूसरी तरफ है पैक्टिक एसिड बताया। अब है पैक्टिक एसिड 100 ग्लूटामिक एसिड के पॉलीमर पर मुश्तमिल है, जबकि जो पैक्टिन है वो 200, पैक्टिन जो है वो 200 ग्लूटामिक एसिड के पॉलीमर पर मुश्तमिल है। पैक्टिक एसिड मैंने कहा 100 ग्लूटामिक एसिड के पॉलीमर पर मुश्तमिल, पैक्टिन जो है वो 200 ग्लूटामिक एसिड के पॉलीमर पर मुश्तमिल है। जो पैक्टिक एसिड है उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो एफिनिटी है वो ज्यादा हाइड्रोफिलिक है एज कंपेयर टू पैक्टिन। पैक्टिन जो है वो लेस हाइड्रोफिलिक है और पैक्टिन जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। पैक्टिन जो है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और जो पैक्टिक एसिड है वो अफिनिटी ज्यादा रखता है, वो कॉमनली सॉल्युबल हो सकता है। अब जो पैक्टिन है उसके जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं वो मिथाइलेटेड हैं, उनके कार्बोक्सिल ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, इसीलिए उन कार्बोक्सिल ग्रुप पे जो है मिथाइलेटेड ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए मिथाइलेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है पैक्टिन को। लेकिन अब पैक्टिक एसिड और पैक्टिन में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया, दोनों क्या हैं, ये मौजूद है, उनकी मैक्सिमम तादाद मिडल लैमेला में मौजूद है और पैक्टिन जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में भी मौजूद है। अब हम बात करने जा रहे थे कि सेल वॉल, अब ये सेल वॉल जो है मैक्सिमम हिस्सा इसका 9 जो है वो हिस्सा जो है वो 50 to 60% हिस्सा इसका सेलुलोज पे मुश्तमिल है और फिर साथ बाद में बाकी परसेंटेज हेमोसेलुलोज की भी आती है। ये मैं प्लांट के सेल की बात कर रहा हूँ, ये प्लांट के सेल की बात कर रहा हूँ। और प्लांट के सेल के अलावा जो है वो बैक्टीरिया का सेल भी मौजूद है और बैक्टीरिया के सेल में ये सेलुलोज नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो मेजर हिस्सा बनाता है कंपोनेंट वो पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि 2 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स जो हैं जिनमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है अमीनो एसिड के दरमियान। 2 अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन्स और जो है ग्लाइकन जो है वो इसका कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ इशारा करता है। तो ये दोनों के मिलने से एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब इसका जो ग्लाइकन है, ये जो इसका कार्बोहाइड्रेट्स वाला हिस्सा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़े होते हैं, जो लिंक दिया होता है वो 1/4 लिंकेज होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट की जो
जो है वो कार्बन नंबर 1 है, दूसरे कार्बोहाइड्रेट की जो कार्बन नंबर 4 है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1, दूसरे मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान जो है वो ग्लाइकोसिडेक जो बॉन्ड बनता है, तो इसलिए इन्हें 1 व 4 जो है वो लिंकेज कहा जाता है। तो हम जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने ये कहा कि एक मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 1, दूसरी मोनोसेकेराइड की कार्बन नंबर 4, दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडेक बॉन्ड बनता है, इसलिए 1 व 4 लिंकेज पाया जाता है। किसमें? पेप्टाइडोग्लाइकन के ग्लाइकन वाले हिस्से में, कार्बोहाइड्रेट वाले हिस्से में। दूसरा है पेप्टाइडो वाला हिस्सा, पेप्टाइड वाला हिस्सा, ये बनता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड बनता है, इसीलिए पेप्टाइडोग्लाइकन को दूसरा नाम म्यूरिन भी दिया जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम जो है वो म्यूरिन दिया जाता है, क्योंकि इसमें एन एसिटाइल जो है वो म्यूरेमिक एसिड मौजूद है। अब इस एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड में 3 से 5 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इसमें 3 से 5 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, किसमें? पेप्टाइड वाले हिस्से में। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, ये सेल वॉल पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, और दोनों के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाई जाती है। लेकिन जो इसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो ज्यादा थिक है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की मिकदार ज्यादा पाई गई है, क्योंकि उसमें इसकी मिकदार जो 20 से लेकर 80 नैनोमीटर तक है। पेप्टाइडोग्लाइकन की जो है मिकदार, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, जो है उनकी सेल वॉल में 20 से 80 नैनोमीटर तक है, जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी मिकदार 7 से 8 नैनोमीटर तक थिकनेस इसकी है, तो ये कम है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो इसकी सेल वॉल का ड्राई वेट लिया जाए, उसका 90% हिस्सा, उसका जो है वो ड्राई वेट लिया जाए तो 90% हिस्सा पेप्टाइडोग्लाइकन पर मुश्तमिल है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उसका ड्राई वेट लिया जाए तो वो 10% हिस्सा जो है वो उसका पेप्टाइडोग्लाइकन पर मुश्तमिल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 10% हिस्सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 90% हिस्सा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन की मिकदार है वो उसकी 20 से लेकर 80 नैनोमीटर तक होती है, ज्यादा थिकनेस है, ज्यादा मिकदार है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी मिकदार 7 से 8 नैनोमीटर तक है। अच्छा, ये मैंने बैक्टीरिया की सेल वॉल के मतलब बोला, पहले मैंने प्लांट की सेल वॉल के मतलब बोला। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जो फंजाई है, जो कि एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है, जो एक अलग किंगडम है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सेल वॉल है वो किस पर मुश्तमिल है? उसकी सेल वॉल ना तो सेलुलोज पर मुश्तमिल है, ना उसकी सेल वॉल जो है वो उसमें मौजूद है पेप्टाइडोग्लाइकन पर मुश्तमिल है। उसकी सेल वॉल मौजूद है किस पे? काइटन पे, और काइटन जो है वो एक मुश्तमिल है किस पे? एक पॉलीमर स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है, एक लिंक्ड स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है, और वो लिंक्ड स्ट्रक्चर किस पे बना हुआ है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पर मुश्तमिल है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पर मुश्तमिल है। और उसका जनरल फार्मूला क्या है, जिसमें कार्बन की तादाद 8, हाइड्रोजन की तादाद 13, ऑक्सीजन की तादाद 5 और इसके साथ नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए इसको एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, और ये एन नंबर में डिवाइड करेगा, अगर इससे ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तादाद बढ़ेगी, नाइट्रोजन की तादाद बढ़ेगी, तो वो इसी निस्बत से ही आगे बढ़ेगी। किस निस्बत से? कार्बन 8, हाइड्रोजन जो है वो 13, ऑक्सीजन जो है वो 5 और एन जो है वो 1 है। अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है, ये मिलकर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बनाकर क्या बनाते हैं? काइटन बनाते हैं। और काइटन आपको पता है एक वैक्सीलैक मटेरियल है, और ये वैक्सीलैक मटेरियल जो जैसे कि आर्थ्रोपोड में भी ये जो है वो बनाता है, उसका एक्सोस्केलेटन बनाता है, एक्सोस्केलेटन बनाती है, ये यहाँ पे मौजूद है सेल वॉल में। और इसकी वजह से मतलब ये भी कहा जा सकता है कि समटाइम ये भी कहा जाता है कि सेल वॉल इज लाइक एन एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल। तो ये था जनाब सेल वॉल के मतलब। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर की आपको समझ आई हो, तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।